जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी कहता है कि इस वक्त 11,000 के आसपास ऑफिसर्स की कमी है। वहीं जो अग्निवीर स्कीम सरकार लेकर आई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अग्निवीर से पहले हर साल 60,000 जवान भारतीय सेना को ज्वाइन करते थे, लेकिन अग्निवीर आने के बाद 40 से 45,000 के बीच जो है वो ही जवान जो है युवा सेना को मिल पाए हैं। तो क्या एक कड़े मापदंड है जिनकी वजह से युवा एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, या फिर एक सवाल और भी है कि युवाओं के सामने बहुत सारे ऑप्शन है तो फिर वो सेना का रुख क्यों करे? कई सवाल जिनका जवाब तलाशना होगा और जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुबह सुबह आपके साथ इतने जरूरी विषय पर डिस्कशन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर। मुझे लगा कि दो फौजियों को आज इस पे बात करनी चाहिए। एक वक्त सर मेरा और आपका था, तब हम सुबह सुबह उठकर 4 बजे दौड़ लगाना शुरू कर देते थे कि देखिए हमें सेना में जाना है, भर्ती होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। समझना चाहूंगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सेना के अंदर अगर 11,000 से ज्यादा ऑफिसर्स की कमी है तो इसके पीछे के क्या कारण है सर? राजेश जी देखिए, इसको दो तरह से समझिए। अगर मुझे 2021 की एक सेना की रिपोर्ट याद आती है, उस रिपोर्ट में कहा गया था 2021 में एक प्लान बनाया था कि सेना अपने आप ही जो अपनी स्ट्रेंथ है, मैन पावर की स्ट्रेंथ है, उसको 2 लाख तक कम करना चाहती है और उसके ऊपर काम कर चुकी है। शायद इस रिपोर्ट को हम भूल चुके हैं, लेकिन अगर आज सेना में भर्तियां कम हो रही हैं तो मुझे लग रहा है कि जो 10 लाख की स्ट्रेंथ सेना की, आर्मी की विशेषकर जो बताई जाती है 12 लाख की, उसको 10 लाख तक लाना, ये सेना का एक प्लान था और उसी प्लान के ऊपर सेना काम कर रही है। 2 लाख 2022 से 2024 के बीच में लोगों को कम करना है, ताकि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मॉडर्नाइजेशन है और जो मैन पावर और मशीन का जो बैलेंस है वो बेहतर बनाया जा सके। तो मैं इसको इस तरह से देखूंगा। तो एक रीजन तो यही है कि सेना खुद चाहती है कि उनके पास एक संतुलित मात्रा से ज्यादा मैन पावर ना रहे, ताकि वो अपने रिसोर्सेस का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। और दूसरी चीज, जो न्यूकमर्स आना चाहते हैं सेना में, उनके ऊपर भी बदलते परिवेश के साथ, बदलते समाज के साथ काफी सारे नए तत्व आ चुके हैं, नई जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, नई सिचुएशंस आ चुकी हैं। तो उनको जो एक अट्रैक्शन, एक स्वाभाविक अट्रैक्शन जो हमारे यहाँ के समय में होता था, अब वो कम होता दिख रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों तरफ से है, ये वन वे सिस्टम नहीं है। सेना भी चाहती है कम रहे और लोग भी सेना में अब नहीं जाना चाहते या कम जाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज और भी तो है कि आज युवा एक क्वालिटी लाइफ चाहता है। सेना के अंदर वो चीज नहीं है सर। एक क्वालिटी लाइफ नहीं मिल पाती है और हम मशीनों पे जोर देते हैं, लेकिन मैन बिहाइंड की मशीन जो है उनके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता है। ये हमने देखा है, बहुत सारी वीडियो भी लगातार केवल वायरल हुए जहां पे दिखता है कि जवान वो सूखी पूड़ियां खा रहे हैं और उसका वीडियो शेयर भी कर रहे हैं कि देखिए इन हालात में हमको रहना पड़ रहा है। ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है सर। आज युवा चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जिए सर। नहीं राजेश जी, मैं इस चीज को थोड़ा दूसरे नजरिए से देखता हूं। जो भी युवा चाहे वो पहले का रहा हो चाहे आज का, अगर वो सेना में जाना चाहता है तो एक चीज तो उसको कंफर्म रहती है कि उसकी लाइफ एडवेंचरस रहने वाली है। देखिए, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, लाइफ कठिन होना अलग चीज है, एडवेंचरस होना अलग चीज है। तो सेना में जाने का मतलब ही है कि आप अपनी जवानी बहुत ही एडवेंचरस तरीके से काटेंगे। तो वो पहले से ही मेंटली तैयार रहता है कि मुझे इस तरह की सिचुएशन रहेगी, कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ेगा, कई बार पूरी नींद नहीं होगी, कई बार पेट भर खाना भी नहीं मिलेगा, कई बार सिचुएशन इस तरह की आएगी कि उसको कई बार लगातार ड्यूटीज पे रहना पड़ेगा, घर परिवार से दूर रहना पड़ेगा। तो ये चीज उसके दिमाग में होती है, क्योंकि जो 18-19 साल का जो लड़का है जो सेना में जा रहा है, उसके लिए ये समझ पाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके बाद जो हम क्वालिटी टाइम की बात कर रहे हैं, दरअसल इसको मैं कई एंगल से देखता हूं राजेश जी। एक तो आजकल के जो युवा हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या है व्यक्तिगत और घरेलू जिम्मेदारियों की। अब आपको ये बात कैसे होती है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी हैं, उनके सपने हैं। वो जब अपने आसपास उन लड़कों को देखते हैं कि जो बाहर सिविल में रह करके प्राइवेट कंपनीज में काम करके, पीएसयूज में काम करके अच्छा पैसा पैदा कर रहे हैं और वहां पर कंपैरेटिवली कोई रिस्क भी नहीं है,
तो वो सेना में क्यों जाएगा और इतनी एडवेंचरस लाइफ क्यों जिएगा, इतनी कठिन परिस्थितियों में क्यों रहेगा। तो एक चीज उसको डिटर करती है, उस 18-19 साल के लड़के को सेना में जाने से रोकती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो मुझे लगता है कि जो आज का जो लाइफ स्टाइल है नौजवानों का, आज के नौजवान स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ सिस्टम के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं, उस तरह के खाने खाते हैं। आप अब देखें छोटे बच्चे 17-18 साल के बच्चे बहुत जल्दी ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। वो मेहनत नहीं करना चाहते, उनको हर चीज प्लेट पर चाहिए, हाथ पर चाहिए, जंक फूड्स खाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। तो वो उनको एक दिमाग में कहीं ना कहीं हो जाता है कि मैं सेना के लायक नहीं हूं, मैं सेना में नहीं जा सकता हूं क्योंकि मेरा ओवरवेट हो रखा है, मेरी हेल्थ सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं है। तो ये भी एक मेंटल ट्रॉमा है जो उसको सेना में जाने से रोकता है। वो कोशिश नहीं करना चाहता, वो वहीं से हार मान जाता है और उसके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज बाहर रहती हैं, वो भी देखता है। तो ऐसे कई सारे विषय हैं। और पेमेंट्स का जो विषय है, जो पैसों का विषय है, वो तो बहुत बड़ी चीज है और उसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो सेना में जाने से रोकता है। तो ये कहना कि सेना का कठिन जीवन है इसलिए युवक नहीं जाते हैं, ये गलत होगा। बल्कि ये कहना सही होगा कि सेना का जो लाइफस्टाइल है उसको वो लोग अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ आपको 25 से 30 हजार रुपए मिलने हैं अग्निवीर के तौर पर, जहां आपने सियाचिन जैसे या जम्मू कश्मीर जैसे या सीआई ऑप्स में आपने काम करना है। वहीं आपको 45 से 50 हजार जो है वो प्राइवेट कंपनियां भी ऑफर कर रही हैं। तो वो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को वहां जाए, दुनिया से कटने से बेटर हम यहाँ पे अपना एंजॉय करें और पैसे भी कमाएं। बिल्कुल, यही यही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं अगला मेरा पॉइंट यही था, जब मैं पेमेंट की बात करता हूं तो आपको पता होगा कि भारत की जो सेनाएं हैं वो दुनिया में स्ट्रेंथ के मामले में नंबर 4 पर आती हैं। हमसे ऊपर सिर्फ 3 देश हैं, चीन, अमेरिका, रशिया। उसके बाद चौथे नंबर पे हम आते हैं। लेकिन अब आप पेमेंट की बात कर लें, जो हमारे सैनिकों को पेमेंट मिलती है, निश्चित तौर पर एक समाज में एक बड़ा एक विचारधारा है, वो कहती है सैनिकों को बहुत पैसा मिलता है, बहुत पेंशन मिलता है। सरकार भी बार बार कहती है कि हमारा बहुत सारा पैसा इनको पेमेंट और पेंशन देने में खर्च हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम पेमेंट वाइज कैलकुलेट करें पूरी दुनिया में, तो भारत के सैनिकों को आज दुनिया में बहुत निचले स्तर की पेमेंट मिलती है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर आप केवल कनाडा से तुलना करें, जो कि मैन पावर स्ट्रेंथ में और फायर पावर स्ट्रेंथ में हमसे बहुत नीचे है, उसके भी एक सैनिक को, एक सोल्जर को औसतन एक साल में 25 लाख रुपए इंडियन रुपए के हिसाब से उसको पेमेंट मिलती है एक साल में। और भारत की अगर आप बात करें तो भारत में एक सैनिक को 5 लाख मिलती है, अग्निवीर की हम बात कर रहे हैं तो इतना बड़ा डिफरेंस है। और इतनी कठिन परिस्थितियों में नौकरी करना, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर इतना कम पेमेंट उठाना, उसके बाद पेंशन भी ना होना, जो एक सिक्योरिटी की हम बात करते हैं अग्निवीरों के लिए कि उनके पास भविष्य के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ 11 लाख रुपए सेवा निधि के रूप में उनको दिए जाएंगे और उसके बाद वो युवा 25-26 साल की उम्र में बाहर आ जाएगा, उसको एक बार फिर से नए सिरे से अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर। तो पेमेंट और जो भी इमोलेशन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो युवाओं को सेना की तरफ जाने से रोक रहा है। मैं 2 पॉइंट आपसे यहाँ पे बहुत जरूरी समझना चाहूंगा। क्या अभी भी एक तो सेना के मापदंड माफ करिएगा, सेना के मापदंड अभी भी बहुत कठिन है। क्या ये जो जनरेशन है जो जैसा आपने भी कहा कि जंक फूड्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है, क्या इनके लिए उन मापदंडों को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है? लाइफ स्टाइल का बहुत असर पड़ता है राजेश जी। आप खाना क्या खाते हैं, आप मेहनत कितनी करते हैं, आपका मेंटल सेटअप कैसा है, ये तीनों चीजें जब आपकी मजबूत होंगी तभी आप सेना में जाने के काबिल होंगे। तो ये लाइफस्टाइल अगर आप देखें तो इस समय के युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि वो उस उम्र में जब उनको मेहनत करनी होती है, ज्यादातर कि मैं कुछ विशेष बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी भी बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन एक अगर हम लार्ज पर्सपेक्टिव देखें तो वहां पर एक 17-18 साल के युवा के अंदर एक ऐसा एक फिनोमिना आ जाता है कि उसको आराम से बैठ के खाना है, टेक सेवी बनना है, मोबाइल पे कंप्यूटर पे लगे रहना है, उसको आउटसाइड नहीं जाना है, उसको आउटडोर गेम्स कम से कम खेलने हैं, वो उसका एक मेंटल सेटअप हो जाता है। और इसी वजह से जैसे मैं कहता हूं ना कि ये बेसिकली से चीजें मेंटल सेटअप से आती हैं कि अगर वो एक बच्चा मोटा हो गया, मान लीजिए कोई मोटा सा बच्चा है, उसको ओबेस हो रखा है, तो उसने मन में एक धारणा बना लेनी है कि वो अब सेना जैसे इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकता है क्योंकि वो मोटा है, उसका वजन ज्यादा है, तो वो वजन कम नहीं करना चाहता है, वो सेना में जाने का इरादा छोड़ देता है कि साहब मैं तो यहाँ जा ही नहीं सकता हूँ। तो ये सब चीजें दिमाग से आती हैं। और एक और चीज है कि शहरीकरण जबरदस्त हुआ है भारत में, इसमें कोई दो राय नहीं। 21वीं शताब्दी में शहरीकरण की बात कर रहे हैं हम, परिवार छोटे हुए हैं। अब देखिए ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब चाइना में इसके ऊपर बकायदा स्टडी हो रही है, परिवार छोटे हो रहे हैं।
छोटे परिवारों में एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा एक अलग तरीके से पालते हैं, जो पहले नहीं हुआ था। पहले बहुत बड़े परिवार हुआ करते थे, माँ बाप की जिम्मेदारियां तब भी रहती थी, लेकिन उसमें उन जिम्मेदारियों को शेयर करने के लिए परिवार के अन्य लोग भी रहते थे। अब जब बच्चों को माँ बाप केवल वही पाल रहे हैं, छोटे एक या दो बच्चे परिवार में रह रहे हैं, तो सेना जैसे एक डेंजरस प्लेटफॉर्म पर भेजने के लिए, एक एडवेंचरस प्लेटफॉर्म पर भेजने के लिए कोई भी माँ बाप तैयार नहीं होते। तो एक ये भी बहुत बड़ा पहलू है कि छोटे परिवार अपने बच्चों को सेना में जाने देने से बचना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने खुद 20 साल करी है सेना में नौकरी, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आगे सेना में जाएं और हमारी एक लिगेसी बने। लेकिन हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं, जो हमारी लेडीज हैं, जो मैम हैं, वो उनको ये लगता है कि ठीक है सेना में जाए, एक अच्छी लाइफ है, सब कुछ है, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर कहीं कुछ ना हो तो सेना में जाने के लिए तैयारी करना चाहिए। तो ये एक मेंटल सेटअप है और ये एक सोशल एक चेंज है जो सेना के प्रति अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। एक चीज और भी है सर, मुझे लगता है वो भी एक बड़ा अहम पॉइंट हो गया है कि आज युवा सोच रहा है, क्योंकि कल जब हम भर्ती होते थे 17-18 साल में हम लोग भर्ती हो गए, 34-35 में जाके रिटायर हो जाते हैं। लेकिन आज उसके बाद एक लंबी लाइफ आपके पास पड़ी है। सिविल में क्या हाल है वो हमसे और आपसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन उन युवाओं के लिए अब परिस्थितियां और भी कठिन होंगी, जो 18 साल में ज्वाइन करेंगे और 22-23 में बाहर आएंगे, यानी कि अग्निवीर। तो युवा ये भी सोच रहा है कि यार आफ्टर 4 साल 4.5 साल बाद मेरा क्या होगा, वो भी एक माइंड में रहता है सर। ये बहुत बड़ा फैक्टर है राजेश जी, और मैं तो आज तक कितने प्लेटफॉर्म पर ये बात बोल चुका हूं कि कोई हिंदुस्तान का एक ऐसा व्यक्ति मिले जो मुझे अग्निवीर के फायदे समझाते कि वो सेना के लिए किस तरह फायदेमंद है, या उन युवाओं के लिए किस तरह फायदेमंद है। मुझे आज तक नहीं समझ में आई ये चीजें कि इस पर्टिकुलर थिंक प्रोसेस का, इस जो थॉट आया सरकार के दिमाग में और सेना के बड़े अधिकारियों के दिमाग में, वो कैसे इसको इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि अचानक से सेना की इसको पैरेलली चला सकते थे, एक पायलट प्रोजेक्ट तरह चला सकते थे कि हमारी सेना की भर्तियां नॉर्मल तरीके से चलती रहे, एक हम ये भी प्रयोग करके देखेंगे कि ऐसे लड़के हम रखें, तब खुशी खुशी एक काफी बच्चे आते, उसमें भी आते, नॉर्मल सेना के लिए भी आते। उन बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की भावना आती है कि हमको एक नॉर्मल एक सैनिक की भूमिका निभानी है और उसके लिए हम तैयारी करें। तो इस कंपटीशन को ही खत्म कर दिया गया और सीधे अग्निवीर को थोप दिया गया, मैं ये कहता हूं। और इसकी मैं मुखालफत हमेशा करता रहूंगा जब तक कि कोई एक व्यक्ति मुझे इसके फायदे नहीं बता देता है। निश्चित तौर पर 25-26 साल का युवा जिसने अपना जो क्रीम पीरियड है, यानी 20 से 25 साल का, जिस समय वो पढ़ता, ग्रेजुएशन करता, पीजी करता, या फिर कोई नए नए कोर्स करता, या फिर कुछ ऐसी टेक्निकल एजुकेशन लेता, या फिर सेना में ही अधिकारी बनने का सपना देखता, उसको 25 साल की उम्र में जब आप बाहर निकाल देंगे, ठीक है आपने 11 लाख रुपए दे दिए उसको सेवा निधि के रूप में, लेकिन उसको और आप क्या दे रहे? उन 11 लाख का वो 25 साल का युवा क्या करेगा? वो सीधी सी बात है, उसके पास उन 11 लाख से कोई बड़ा बिजनेस तो वो सेटअप कर नहीं सकता है। वो ऐसा नहीं है कि एक शोरूम खोल ले या बहुत बड़ा स्टोर खोल ले। निश्चित तौर पर उन 11 लाख रुपए उसके लिए बेकार है। उसको उस समय सोशल सिक्योरिटी चाहिए, और उस चीज में सरकार कहीं ना कहीं उसको देने के लिए बाध्य नहीं हो रही है। सरकार ये कैसा फैसला है मुझे तो आज तक नहीं समझ आया राजेश जी। एक चीज और भी काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है कि लोग अब सेना की बजाय जो अर्धसैनिक बल हैं या सीएपीएफ हैं, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उनकी तरफ ज्यादा रुख करें। क्योंकि कई युवाओं से मेरी बात भी हुई तो वो कह रहे हैं कि देखिए अगर सेना में जाते हैं तो 4 साल बाद रिटायर्ड हो जाना है, अगर ज्यादा लंबी जॉब करेंगे तो 15-16 साल बाद, 17 साल बाद रिटायर कर देंगे वो लोग। अगर सीएपीएफ में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं तो हमें इतना कंफर्म है कि 60 साल तक तो हमने नौकरी करनी ही करनी है। तो बोला वहां पे हमें ज्यादा सिक्योरिटी है बनस्पत सेना की बजाय। इस एंगल से भी क्या चीजों को देखा जा सकता है? राजेश, मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी और उसमें ये भी एक अहम पहलू निकला था कि सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस जितने भी हैं उनके अंदर भी एक रिटायर होने की भावना, जो उनके सैनिक हैं, बहुत जल्द प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने की भावना बहुत तेज बढ़ रही है। तो भले ही जो युवा बाहर से देख रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, कि उसको लग रहा है कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में कंपेरेटिव टू आर्मी, कंपेयर टू आर्मी ज्यादा बेहतर उसको फैसिलिटीज मिल रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो बंदा वहां पे जॉब कर रहा है वो भी प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए आवेदन देता रहता। 2 साल में बीएसएफ, आसाम राइफल्स और आईटीबीपी, इनमें से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वालों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है।
और इस बात को लेकर के अब इन ऑर्गेनाइजेशन के जो थिंक टैंक्स हैं वो सोच भी रहे हैं, उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए। एक रीजन, कई सारे रीजन निकले, उसमें एक ये भी आया कि चूंकि बहुत कठिन परिस्थितियों में काम होता है तो उनको लास्ट पोस्टिंग घर के पास दे दी जाए और इस तरह के कुछ लालच दिए जाए ताकि वो लोग प्री मैच्योर रिटायरमेंट ना लें। तो जो बाहर बैठा है वो तो सिर्फ सतही तौर पर देख रहा है, उसको ये लग रहा है कि सेना में चूंकि कठिनाई ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है और उसके बाद उतना उसको पे बैक भी नहीं मिल रहा है, उस कंपैरिजन में लंबे समय तक वो सेंट्रल फोर्सेस में काम कर सकता है, उसमें कठिनाई भी नहीं है। लेकिन हकीकत वो नहीं है जो बाहर से बैठा देख रहा है, हकीकत वो है जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, और मुझे लगता है थोड़ा टॉपिक से हटकर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अभी तक अगर हम सेना का इतिहास पढ़े या हम देखें जो भर्तियां होती हैं जवानों की, उसमें 99% या तो किसान का बेटा है या मजदूर का बेटा है या किसी पूर्व फौजी का बेटा है। हमने किसी बिजनेसमैन को या किसी लीडर को नहीं देखा कि वो अपने बच्चों को इस फील्ड के अंदर डाले। तो क्या ये अब आने वाले वक्त में जरूरी होना चाहिए कि अब 5 साल 4 साल ही रहना है अग्निवीर के तौर पे, तो क्यों ना किसी लीडर्स का, और जिसको भी लीडर बनना है पहले 4 साल आर्मी में दे, या किसी को बिजनेस करना है, बिजनेसमैन है, उसका बेटा भी 4 साल आर्मी में दे, ताकि एक उन्हें भी पता चले कि जो सीमा पर ड्यूटी दी जाती है या जो हालात होते हैं वो कैसे होते हैं। थोड़ा अलग मुद्दा है। आपकी सोच को मैं सलाम करता हूं, वाकई में इस तरह होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन में इस तरह होना चाहिए। कंप्लीट मिलिट्री सर्विस लगभग हर एक नागरिक को दी जाए, ये सरकार को इसके बारे में कोशिश करनी चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में ये चीज पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी मेरा मानना है। 140 करोड़ की जनसंख्या है और यहाँ पर सबको आप मिलिट्री सर्विस नहीं दे सकते हैं, या एक बड़े चंद को आप नहीं दे सकते हैं। और एक जैसा आपने बिजनेसमैन और बड़े लीडर्स की बात करी, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत धनी माना जाता है और गुजरात से बहुत कम सैनिक भारतीय सेना में आते हैं, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। उसके पीछे कारण क्या है कि जब एक गांव से जो लड़का निकल रहा है, या हिंदी बेल्ट में प्रॉब्लम क्या है, गरीबी की समस्या है, परिवार बड़े हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, हर एक लड़का जो परिवार में है उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो बड़ी एजुकेशन हासिल कर सके या कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज हासिल करता है जिससे वो बड़ी नौकरी कर सके। तो उसके पास आर्मी एक ऐसा साधन बनता है जिसके लिए उसको कोई बहुत ज्यादा ना पढ़ाई करनी है, ना बहुत ज्यादा उसको बड़ी मेहनत करनी है, सिर्फ अपने शरीर को फिट करना है और एक दो एग्जाम निकालने हैं, फिजिकली फिट रहना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है, उसके बाद वो आर्मी में जा सकता है और आर्मी में उसको अच्छी खासी सुविधाएं मिलती हैं। तो इस तरह से आर्मी में एक हिंदी बेल्ट के लोगों का या किसान के परिवारों के लोगों का या साउथ के भी कुछ पर्टिकुलर लोकेशन से लोगों का आना सिलसिला चालू हुआ था। लेकिन आज वक्त बदला है, आज बच्चों के पास जिम्मेदारियां भी, देखिए वही गरीब किसान है, वही परिवार है, लेकिन परिवार छोटे हुए तो बच्चों के पास जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब जिम्मेदारियां जब बढ़ गई हैं तो वो सेना में आने से बचना चाहेगा, उसको लगेगा कि पहले मैं अपनी जिम्मेदारियां फुलफिल करूं, और जिम्मेदारियां फुलफिल करते करते उसकी उम्र निकल जाती है, फिर वो सेना में नहीं जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, इनके ऊपर बाकायदा रिसर्च होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं, और इन सारे कारणों का पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि सेना जैसी एक जो संस्था है जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होती है, जिनके ऊपर न जाने कितने शेर और शायरियां बनाए गए हैं कि देश का युवा इनसे शिक्षा ले, और आज देश का युवा सेना में जाना ही नहीं चाहता है। तो ये एक बड़ी विडंबना वाली बातें हैं। निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कुछ ऐसे प्रेसिडेंट सेट होने चाहिए कि देश के बड़े व्यापारी का लड़का है या देश के बड़े लीडर का लड़का है, बड़े एक्टर्स का लड़का है, बड़े क्रिकेटर्स का लड़का है, वो सेनाओं में जाए, तो ये कितनी प्रेरणा वाली बात हो जाएगी। जी, ब्रिटेन में देखते हैं, वहां के जो प्रिंसेस हैं वो जॉब करते हैं, कई बाकायदा कंट्रीज में ऐसा होता है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आप, अगर आपने क्योंकि सेना आपको डिसिप्लिन सिखाती है, सेना आपको सिखाती है देश प्रेम। अगर आप सेना में सर्विस करके आप पॉलिटिक्स में भी जा रहे हैं तो आप एक डिसिप्लिन रहेंगे। आप कम से कम जो नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, हेराफेरी के आरोप लगते हैं, तो आपको उस पैसे की वैल्यू पता होगी कि किन कठिनाइयों में कमाया जाता है। सर निश्चित तौर पर सेना आपको अनुशासन देती है, सेना आपको कंप्लीट जेंटलमैन बनाती है। देखिए आप अगर आप एक सैनिक हैं तो आप जेंटलमैन किसको कहेंगे? जो आइडियल सिचुएशन पर आइडियल बिहेव करे, जो कि दुनिया को दिखाए कि इस परिस्थिति में इस तरह काम करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल, मैं फिलहाल बैंक में जॉब करता हूं और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इतना उम्र होने के बाद भी आज के जो यंगस्टर्स हैं वो मुझको अक्सर बोलते हैं,
बैंक के अंदर कि साहब आप कितना काम करोगे। और मुझे लगता है कि अगर मैंने 10 से 5 मुझे बैंक में अपने केबिन में बैठना है तो मेरे हाथ मेरी उंगलियां नहीं रुकनी चाहिए। वो मुझे सेना ने दिया है कि भाई आप काम करने के लिए हो, आप काम करो। आपको गप्पे लड़ाने के लिए 5 बजे के बाद का टाइम है, आप लोग लड़ा सकते हैं। तो ये चीज हमारे ब्लड में आ गई है, हमारे डीएनए में आ गई। तो मुझे लगता है कि ये चीजें हर एक युवा को सीखनी चाहिए कि लोग उसको एक आदर्श के तौर पर इस्तेमाल करें और छोटी से छोटी जगहों पर। जैसे मैंने अपना एग्जांपल इसीलिए दिया था कि मैं बहुत छोटे एक रूरल बैंक के रूरल ब्रांच में रह रहा हूं और वहां पर भी लोग मुझे देख करके मुझसे प्रभावित हो रहे हैं। ये सेना की देन है, सेना ने मुझे ऐसा बनाया है। तो मुझे लगता है कि इस कंडीशन को समझना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेना की तरफ ले जाना चाहिए। ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाई जाएं जिससे कि कम से कम एक इंस्पिरेशन पैदा हो, लोगों के अंदर एक जज्बा आए सेना के साथ जुड़ने का। और मजा भी आएगा जब पता चलेगा कि अंबानी और अंडानी या किसी चीफ मिनिस्टर का बेटा आपके साथ बॉर्डर पर तैनात है, तो शायद वो जॉब करने का मजा ही अलग होगा। चलिए, ऐसा मुश्किल होना, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि हो कभी। लेकिन शुक्रिया आपका अनुपम तिवारी सर, मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बारीकी से चीजों को समझाने के लिए। थैंक यू सर। बहुत जय हिंद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।